चैप्टर 64। आरती जी की आंखों में आंसू। हिमाद्री ने हंसते हुए सबकी तरफ देखा और फिर सीरियस आवाज में कहा, आप सब अपने शेयर्स अपने पास रखो और वैसे भी आपका बिजनेस जिस रफ्तार से नीचे गिर रहा है, कुछ दिनों के बाद आपके शेयर्स कोड़ियों के भाव बेचने के काम आएंगे। बोलकर वो तिरछा मुस्करा दी। वहीं उसकी बातें सुनकर सब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। वही सबके सामने हिमाद्री का सारा की बेइज्जती करने से उसकी आंखों में आंसू भर आए। सारा ने हिमाद्री के लिए अपनी आंखों में गुस्सा लिए सबकी तरफ देखकर रुंधे गले से कहा, डैड मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो हिमाद्री मुझे ऐसी बातें बोल रही है और मेरी बेइज्जती कर रही है। मैं तो बस उसे समझा रही थी। इतना कहकर वो रोने लगी। उसकी आंखों से मगरमच्छ के बहते आंसुओं को देखकर सबका दिल एक पल के लिए पसीज गया। बही अभिमान जी और रहान अधिक को सारा के रोना इस वक्त ड्रामा लग रहा था, क्योंकि उनकी नजरों में हिमाद्री ने जो कहा वो सच था। और दूसरी बात, आज अगर हिमाद्री सबसे इस तरह से बात कर रही थी तो इसके पीछे की वजह भी वो खुद ही थे। वहीं सारा को ऐसे रोते देखकर उन तीनों को छोड़कर सबको थोड़ा बुरा तो लगा, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आरती और अखिल हिमाद्री को चाहकर भी कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि पिछली बार भी उन दोनों ने सारा की साइड लिया था। अब जी नहीं चाहते थे कि हिमाद्री उनसे फिर से और भी ज्यादा गुस्सा ही जाए। खास करके अखिल चयो कि आपने पिछले गलतियों की धज्जियां थी अब भी पछता रहे थे। तभी आरती जी खड़ी हुई और सारा के पास आकर उसे शांत करने की कोशिश करते हुए हिमाद्री की तरफ देखकर बोली, हिमाद्री तुम सारा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो तो तुम्हें बस समझा रही थी और तुम उसकी इस तरह से बेइज्जती क्यों कर रही हो? जो भी थी तुम्हारी बहन है और हमारे शेयर की कीमत इतनी भी कम नहीं है कि थी तुम्हें कचरा लगे। उनकी बात सुनकर हिमाद्री अपनी कोल्ड नजरों से उन्हें घूरते हुए बोली, मिसेस आरती खुराना, जब मैं आप सबको ही अपनी फैमिली नहीं मानती तो फिर आपकी ये कचरा जैसी बेटी मेरी बहन कैसे हो गई? और इसकी औकात भी है क्या मेरी बहन बनने की? और क्या कहा आपने मुझसे बात कर रही थी? थे तो मुझे पूछना चाहिए कि आपकी ये सो कॉल्ड बेटी मुझसे बात ही क्यों कर रही थी? मैंने तो उसे क्लियरली मुझसे बात करने से मना किया था। क्या आपकी भूम की गुड़िया को भूलने की बीमारी है? अगर है तो फिर आपकी अपनी प्यारी बेटी को घर पे नहीं हॉस्पिटल में छोड़ देना चाहिए। जितना मुझे लगता है इसकी दिमाग भी कमजोर है, कहीं आपकी मीम की गुड़िया पागल ना हो जाए। उसकी बात सुनकर सब और ज्यादा हैरान रह गए। हिमाद्री ने पहले कभी ऐसे किसी से बात नहीं की थी जिस तरह से थी अभी चार रही थी। उसकी बात सुनकर आरती जी का पेशेंस जवाब दे गया। उन्होंने सैन आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हिमाद्री माइंड घोर लैंग्वेज। तुम थे सब किस बेस पर बोल रही हो? तुम्हारे पास है क्या? मिस्टर अद्वितीय चौहान, अगर तुम्हारे साथ नहीं होते तो तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारी भी कोई औकात नहीं है। सारा के पास अपनी खुद की कंपनी है लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी वो तुमसे कहीं ज्यादा शांत और समझदार है। इतना कहते कहते अचानक ही वो चुप हो गई। उन्होंने एकदम से हिमाद्री की तरफ देखा जो अपनी लाल आंखों से उन्हें ही देख रही थी। अचानक ही आरती जी को रियलाइज हुआ कि उन्होंने गुस्से में हिमाद्री से क्या कुछ कह दिया है। यहाँ बात सुधरने की जगह और ज्यादा बिगड़ रही थी। आरती जी कुछ कहती तभी हिमाद्री खड़ी हुई और उन्हें कोल्ड नजरों से देखते हुए बोली, मेरी औकात क्या है ये आप सबको बहुत जल्द पता चल जाएगा। और हाँ, मैं अपने हस्बैंड के पैसों पर घमंड करूं या फिर कुछ भी करूं, इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं क्या हूँ इसका आप लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये कहकर वो बिना किसी की बात सुने गुस्से से वहां से जाने लगी। लेकिन तभी अभिमान जी जल्दी से खड़े हुए और हिमाद्री को रोकते हुए बोले, हिमाद्री बेटा, एक बार हमारी बात तो सुनो। आरती बहू ने जो कुछ कहा उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। उनकी बात हिमाद्री के कानों पर सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उसने रुकने की जहमत नहीं उठाई और गुस्से से मेंशन से बाहर निकल गई।
इधर हिमाद्री के जाने के बाद आहान ने गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मारते हुए आरती जी और सारा को देखकर कहा, क्या जरूरत थी आपको ये सब बोलने की? क्या सोचा था हमने कि हम हिमाद्री से माफी मांगेंगे और आपने तो सब कुछ पहले ही बर्बाद कर दिया। ये कहकर उसने गुस्से से एक नज़र उन दोनों को देखा और फिर मेंशन से बाहर निकल गया। बड़ी बाकी सब भी नाराजगी से आरती जी को देख रहे थे। सब एक एक करके वहां से चले गए। वही आरती जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें खुद को अपनी कही बातों का रिपीट हो रहा था, पर अब रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं था और वैसे भी हिमाद्री को उनकी बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सब उससे ऐसे ही बातें करते थे। वही सारा कुटिलता से मुस्कुरा रही थी। आखिरकार वो जो चाहती थी वही हुआ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 65। अधिक का चीखना बटा गिल्ट बटा रोना माफी। वही बाकी सब भी नाराजगी से आरती जी को देख रहे थे। सब एक एक करके वहां से चले गए। वही आरती जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें खुद को अपनी कही बातों का रिग्रेट हो रहा था, पर अब रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं था और वैसे भी हिमाद्री को उनकी बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सब उससे ऐसे ही बातें करते थे। वही सारा कुटिलता से मुस्कुरा रही थी। आखिरकार वो जो चाहती थी वही हुआ, लेकिन तभी आहान की नजरें सारा पर पड़ी और उसकी वो स्माइल देखकर उसने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली। उसे अफसोस हो रहा था कि इस बहन के लिए उसने अपनी सगी बहन के साथ गलत किया। वो अभी उसके चेहरे के पीछे छुपे शैतानी दिमाग को पहचान पा रहा था। काश उसने इस चेहरे को पहले पहचान लिया होता तो आज उसकी बहन उन सबसे अलग नहीं होती। आहान यही सब सोच रहा था और ये सब सोचते हुए उसकी आंखों के सामने उसका हिमाद्री को थप्पड़ मारना याद आने लगा, जिसे याद करके उसकी आंखों में नमी भर आई। उसने एक नज़र नफरत से सारा को देखा और फिर तुरंत अपने रूम में चला गया। इधर दूसरी तरफ हिमाद्री खुराना मेंशन से निकलकर बाहर अपनी कार के पास आई। वो ड्राइविंग सीट का डोर ओपन करके अंदर बैठने को होती है, लेकिन तभी पीछे से उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। आई एम सॉरी हिमाद्री। आई गो कि मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन मैं इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकता हूँ। इस आवाज को सुनते ही हिमाद्री के हाथ रुक गए। दूसरे ही पल वो पीछे पलटी और उसकी नजरें सीधा अधिक पर पड़ी, जो अपनी आंखों में नमी और गिल्ट लिए उसे ही देख रहा था। क्या कहा आपने? फिर से कहना, मुझे ठीक से सुना नहीं। हिमाद्री ने अधिक का मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर अधिक ने कस के अपनी आंखें भींच ली। उसकी बंधा पलकों से कुछ आंसू की बूंदें बह गई। अधिक ने कांपती हुई आवाज में दर्द से मुस्कुराते हुए कहा, आई गो कि मैं गलत था, तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मुझे सच्चाई नहीं पता था कि तुम्हें हम सबसे दूर करने वाला मेरे सगे माँ बाप थे, और जब तुम घर आई तब भी तुमसे अच्छे से बात नहीं की। बेवजह की नफरत करता रहा तुमसे, और जिसे अपनी बहन समझा, बड़ा भाई बनकर उसकी हर विश पूरी की, वो ही मेरी सगी बहन के लिए हमारे दिल में नफरत का जहर घोलती रही और हम बेवकूफ़ों को ये कभी समझ ही नहीं आया। जो किया उसके लिए सॉरी वर्ड बहुत छोटा है। तू चाहे तो कभी माफ मत करना, क्योंकि हमने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है, बट प्लीज वापस घर लौट आओ। हम सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं। ये कहते हुए उसने आंखें खोलकर हिमाद्री को देखा, जो अभी भी बिगा किसी एक्सप्रेशन के खड़ी उसे ही देख रही थी। अधिक की आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी। इस वक्त वो बहुत जोर से रोना चाहता था। गिल्ट से उसका सीना फटा जा रहा था। हिमाद्री को देखकर, उसके साथ जो किया उसे याद करके उसके दिल में टीस उड़ रही थी, लेकिन अफसोस वो कुछ नहीं कर पा रहा था। हो गया या फिर अभी भी कुछ कहना है? हिमाद्री ने अधिक से अपनी नजरें फेर कर कहा। उसके नजरें फेरते ही अधिक के चेहरे पर दर्द भरी स्माइल आ गई। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, नहीं, जो कहना था कह दिया। अब बस तुम्हारे माफ करने का इंतजार है। जब तक तुम माफ नहीं करोगी तब तक अपनी कोशिश करता रहूंगा।
ये कहते हुए वो हिमाद्री के पास आया और अपने कांपते हाथों से उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया। हिमाद्री गुस्से से उसके हाथ झटकने को होती है, लेकिन तभी अधिक ने उसे रिक्वेस्ट भरी नजरों से देखते हुए धीमी सी आवाज में कहा, प्लीज। हिमाद्री के हाथ एकदम से रुक गए। वो चुपचाप अधिक की गिल्ट से भरी आंखों में देख रही थी। तभी अधिक ने प्यार से हिमाद्री के माथे को चूम लिया और रोते हुए कहा, आई एम सॉरी एंजल फॉर एवरीथिंग। ये कहकर वो एकदम से हिमाद्री से 2 कदम दूर हो गया। हिमाद्री ने एक नज़र उसे देखा और फिर बिना कुछ बोले तुरंत पलटकर अपनी कार में बैठ वहां से निकल गई। वो फुल स्पीड में ड्राइव कर रही थी। इधर अधिक आंसू भरी आंखों से हिमाद्री की कार को अपनी नजरों से दूर जाते देख रहा था। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। अचानक ही अधिक घुटनों के बल नीचे गिर गया। उसके अपने चेहरे को अपनी हथेलियों से ढक लिया और जोर से चिल्लाते हुए कहा, मॉम डैड, क्यों किया आपने ये सब? क्यों हमारी इनोसेंट एंजल को हम सबसे दूर कर दिया, क्यों? ये कहते हुए वो फफक पड़ता है। इधर अहान अपने कमरे की बालकनी में खड़ा आंसू भरी नजरों से सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो हिमाद्री को रोकना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, उसे अपने पास रखना चाहता था, लेकिन वो किस मुंह से हिमाद्री को रोकता? यही सोचकर उसकी हिम्मत नहीं हुई हिमाद्री से कुछ भी कहने की। इधर हिमाद्री फुल स्पीड में ड्राइव कर रही थी। तभी उसने एकदम से कार के ब्रेक लगाकर रोक दी। हिमाद्री ने गुस्से से स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारते हुए चिल्लाकर कहा, आई विल नॉट फॉरगिव एनीवन। I will take revenge for everything that was done to me. मैं कमजोर नहीं पड़ सकती हूँ। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से पिछली जिंदगी में और अद्वितीय दूर हो गए थे। इनकी वजह से मुझे दर्दनाक मौत मिली थी। ये कहते हुए हिमाद्री की आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन तभी अचानक ही हिमाद्री की आंखों के सामने हल्का अंधेरा सा छाने लगा और सब कुछ घूमता हुआ सा नजर आने लगा। हिमाद्री ने अपना सर पकड़ लिया। वो बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रही थी। ये मुझे चक्कर क्यों आ रही हैं? हिमाद्री ने अपनी आंखें बंद करके धीमी सी आवाज में कहा। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद जब हिमाद्री को थोड़ा ठीक लगा तो उसने फिर से कार स्टार्ट की और वहां से निकल गई। इधर दूसरी तरफ चौहान मेंशन में वीरेंद्र जी किचन में थे और उन्होंने पूरे किचन का नक्शा बिगाड़ दिया था। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। वही रेशमा जी डोर के पास अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए लाचारी से खड़ी पूरे किचन को देख रही थी। उनके पीछे सारे सर्वेंट रोनी शक्ल बनाकर खड़े हुए अपनी दया भरी नजरों से एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। फाइनली हलवा बन ही गया। हमने हमारी बेटी को हर्ट किया था, अब उसे मनाएंगे भी हम ही। वीरेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए ट्रे में गाजर का हलवा डालते हुए कहा। तभी रेशमा जी किचन के अंदर आते हुए बोली, आपने हलवे के चक्कर में पूरे किचन का भरता बना दिया है, उसका क्या करें? मैंने कहा था ना कि मैं बना देती हूँ हलवा। अब देखिए आपने क्या किया है। ये कहते हुए वो चारों तरफ देख रही थी। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी के हलवे में ड्राई फ्रूट्स डालते हाथ रुक गए। उन्होंने एकदम से रेशमा जी की तरफ देखा जो चारों तरफ देख रही थी और फिर उनकी नजरें किचन में बिखरे सामान पर पड़ी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 66। अद्वितीय का गुस्सा हिमाद्री पर बटा, हिमाद्री वॉमिटिंग। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी के हलवे में ड्राई फ्रूट्स डालते हाथ रुक गए। उन्होंने एकदम से रेशमा जी की तरफ देखा जो चारों तरफ देख रही थी और फिर उनकी नजरें किचन में बिखरे सामान पर पड़ी। वीरेंद्र जी ने कुछ पल बिखरे सामान को देखा और फिर उन्हें इग्नोर करते हुए बोले, मोहतरमा इतना तो चलता है, आफ्टर हमने पहली बार कुछ बनाया है, ये तो होना ही था। ये कहते हुए उन्होंने मेन एंट्रेंस की तरफ देखा और फिर आगे बोले, लेकिन हिमाद्री और अद्वितीय अभी तक आए क्यों नहीं है? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था।
वीरेंद्र जी की बात सुनकर रेशमा जी उनके पास आते हुए बोली, आते ही होंगे वो दोनों, तब तक आप शावर ले लीजिए। किचन के साथ आपने अपना हुलिया भी बिगाड़ लिया है। ये कहते हुए उन्होंने अपना सरनामे हिला दिया। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी ने एक नज़र खुद की तरफ देखा। उनके कपड़े थोड़े गंदे हो गए थे। उन्होंने एक गहरी सांस के लेकर कहा, ऑल राइट, मैं शावर लेकर आता हूँ, तब तक रमेश तुम किचन साफ कर देना और मोहतरमा आप मेरे साथ चलिए। इन सर्वेंट के साथ मैं आपकी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। आपके मामले में मुझे किसी पर भी बिलीव नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने रेशमा जी की कलाई पकड़ी और फिर उन्हें खींचते हुए अपने साथ ले गए। बही रेशमा जी हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी किए वीरेंद्र जी को देख रही थी, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देखकर चल रहे थे। और फिर तभी रेशमा जी की नजरें सर्वेंट्स पर पड़ी, जो अजीब नजरों से धीरेन्द्र जी को देख रहे थे। उन सबकी नजरों को देखकर रेशमा जी ने अपना सर झुका लिया। इस वक्त उनका मन वीरेंद्र जी को पीटने का कर रहा था, क्योंकि वो किसी के मुंह पर कुछ भी बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। चैप्टर 67। आधे घंटे बाद हिमाद्री की कार चौहान मेंशन के बाहर आकर रुकी। वो कार से बाहर आई और जैसे ही मेंशन के अंदर कदम बढ़ाने को होती है, तभी उसके कानों में कार के हॉर्न की आवाज पड़ी, जिसे सुनकर उसने सर घुमाकर पीछे देखा, जहां अद्वितीय की कार खड़ी थी। अद्वितीय बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ही देख रहा था। तभी अद्वितीय कार से बाहर आया और हिमाद्री की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, प्रिंसेस, तुम्हारा बिना बताए कहीं भी आने जाने का तरीका मुझे खास पसंद नहीं आया। अगली बार अगर कहीं जाना हो तो बताकर जाने की मेहरबानी कर देना मुझ पर, ताकि मुझे परेशानी ना हो। ये बात उसने टोन देने वाले लहजे में कही। उसका टोन सुनकर हिमाद्री ने तुरंत कहा, लेकिन मैंने आपके फ़ोन में मैसेज कर दिया था, मुझे अर्जेंट निकलना था इसलिए। तभी अद्वितीय उसके बेहद नज़दीक आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझसे भी ज्यादा अर्जेंट काम था तुम्हें प्रिंसेस। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक भी इमोशन नहीं थे। उसका सवाल सुनकर हिमाद्री ने तुरंत अपना सरनामे हिलाकर कहा, नहीं मिस्टर चौहान, आपके आगे तो मेरे लिए कुछ नहीं है, आप मेरी फर्ट। तभी अद्वितीय ने उसकी बात बीच में काटते हुए गुस्से से चिल्लाकर कहा, फिर बिना बताए रूम से निकलने का क्या मतलब समझे? मैं तुम्हारे लिए वहां परेशान हो रहा था, तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम फोन में मैसेज टाइप करके रूम से निकल गई। कम से कम एक बार आवाज ही लगा देती। जरूरी नहीं है कि सामने वाला हर वक्त अपने फोन में लगा रहे जो तुम्हारा मैसेज देख ले। ये कहते हुए थी गुस्से से हिमाद्री को देख रहा था। हिमाद्री के होटल से निकलने के बाद अद्वितीय जब वॉशरूम से बाहर आया था, उसे हिमाद्री कहीं नहीं दिखी, इसलिए वो काफी परेशान हो चुका था। उसने हर जगह हिमाद्री को देख लिया था, पूरे होटल में चेक कर लिया था, पर हिमाद्री कहीं नहीं मिली। और फिर जब उसने लास्ट में हिमाद्री को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया, तब उसने मैसेज देखा था जिसमें हिमाद्री ने लिखा था कि वो एक अर्जेंट काम से बाहर जा रही है, जिसे देखकर अद्वितीय पूरा गुस्से से भर चुका था। वही अद्वितीय के गुस्से से बात करने पर हिमाद्री की आंखों में नमी भर आई। उसने एक नज़र अद्वितीय को देखा और फिर बिना कुछ बोले मेंशन के अंदर भाग गई। अद्वितीय वही खड़ा हिमाद्री को जाते देखता रह गया। हिमाद्री के जाने के बाद अचानक ही उसे रियलाइज हुआ कि उसने अभी अभी हिमाद्री से किस तरह बात की है, जिसका एहसास होते ही उसने गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ओह सीट में प्रिंसेस से इस तरह बात कैसे कर सकता हो? आज फिर से मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए हैं। ये कहते हुए उसने गुस्से से अपने हाथ का पंच बना बॉल पर दे मारा। इस वक्त उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। अद्वितीय के हाथ से खून बहने लगा था। उसने एक नज़र अपने हाथ को देखा और फिर तुरंत हिमाद्री के पीछे मेंशन के अंदर चला गया। इधर हिमाद्री भागते हुए लिविंग हॉल में आई, लेकिन तभी उसे अजीब सी उमेल आई।
पूरे लिविंग हॉल में वीरेंद्र जी के बनाए हुए हलवे की खुशबू आ रही थी, लेकिन हिमाद्री को हलवे की खुशबू बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और अचानक ही उसे बहुत अजीब सा फील होने लगा। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और वो भागते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई। इधर अद्वितीय, जो हिमाद्री के पीछे ही अंदर आया था, उसे ऐसे मुंह पर हाथ रखे वॉशरूम की तरफ भागता देखकर वो एकदम से हैरान रह गया, लेकिन दूसरे ही पल उसकी हैरानी परेशानी में बदल गई। इधर हिमाद्री वॉशिंग में अपना सर झुकाए जोर से वॉमिटिंग कर रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी और उनमें पानी भर आया था। एक रेशमा जी और वीरेंद्र जी जैसे ही नीचे आए तभी उनके कानों में हिमाद्री के वॉमिटिंग करने की आवाज पड़ी, जिसे सुनकर उन दोनों ने तुरंत वॉशरूम की तरफ देखा। ये तो हिमाद्री की आवाज है, वीरेंद्र जी ने वॉशरूम की तरफ देखते हुए हैरानी से कहा। तभी रेशमा जी जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोली, मैं देखती हूँ, आप चलिए। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ चली गई। अद्वितीय डोर के पास खड़ा हैरानी से हिमाद्री को देख रहा था। तभी वो जल्दी से हिमाद्री के पास आया और उसकी पीठ को रब करते हुए परेशानी से कहा, प्रिंसेस व्हाट हैपेंड? तुम ठीक हो? उसने इतना ही कहा था तभी हिमाद्री ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। अद्वितीय ने एक नज़र अपने हाथ को देखा और फिर हिमाद्री को, जो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वॉमिटिंग करने की वजह से उसका चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था और आंखों में पानी भर आया था। तभी रेशमा जी वहां आई और हिमाद्री की तरफ देखकर परेशानी से कहा, क्या हुआ बेटा? ऐसा क्या खाया था तुमने जो वॉमिटिंग हो रही है? ये कहते हुए उन्होंने टैप ऑन कर दिया। हिमाद्री ने अपना मुंह वॉश किया और फिर टॉवेल से अपना मुंह साफ करके रेशमा जी की तरफ देखकर कहा, मैंने तो वही नॉर्मल खाना खाया था जो हम रोज खाते हैं। शायद ड्राइविंग की वजह से वॉमिटिंग होने लगी है। डोंट वरी, अब मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए वो पूरी तरह से अद्वितीय को इग्नोर कर रही थी। उसकी बात सुनकर रेशमा जी ने उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलो और आज के बाद तुम खुद कार ड्राइव नहीं करोगी। इतने सारे ड्राइवर हमने शो ऑफ के लिए नहीं रखे हैं। हम उन्हें सैलरी काम करने की देते हैं, इसलिए उन्हें उनका काम करने दिया करो। ये कहते हुए वो हिमाद्री को अपने साथ ले गई। अद्वितीय वही खड़ा उन्हें जाते देखता रह गया। इस वक्त वो रेशमा जी को बहुत बुरी तरह घूर रहा था, जैसे वो उसकी मॉम नहीं बल्कि उसकी प्रिंसेस को उससे दूर ले जाने वाली विलेन हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 68, हिमाद्री का वीरेंद्र जी को हर्ट करना। अद्वितीय वही खड़ा उन्हें जाते देखता रह गया। इस वक्त वो रेशमा जी को बहुत बुरी तरह घूर रहा था, जैसे वो उसकी मॉम नहीं बल्कि उसकी प्रिंसेस को उससे दूर ले जाने वाली विलेन हो। इधर वीरेंद्र जी डाइनिंग एरिया में चेयर पर बैठे परेशानी से सामने देख रहे थे, तभी उनकी नजरें रेशमा जी और हिमाद्री पर पड़ी, जो उनकी तरफ ही आ रही थी। हिमाद्री बेटा, क्या हुआ? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या हम डॉक्टर को बुलाएं? इनफैक्ट तुम हमारे साथ हॉस्पिटल चलो। वीरेंद्र जी जल्दी से हिमाद्री के पास आते हुए बोले। उनकी बात सुनकर हिमाद्री ने सर उठाकर वीरेंद्र जी को देखा, जिनके चेहरे पर खुद के लिए बहुत सारी फिक्र नजर आ रही थी। हिमाद्री ने एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी पापा, मैं ठीक हूँ। बस ऐसे ही वॉमिटिंग होने लगी थी और कुछ नहीं हुआ है। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। आई यू श्योर प्रिंसेस, तुम ठीक हो? हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, अद्वितीय ने पीछे से आते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर वीरेंद्र जी और रेशमा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन हिमाद्री ने अभी भी सामने की तरफ मुंह किया हुआ था। उसने अद्वितीय की तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई थी। मम्मा पापा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, क्या हम खाना खा सकते हैं? हिमाद्री ने अद्वितीय के सवाल को इग्नोर करते हुए रेशमा और धीरेंद्र जी की तरफ देखकर कहा। उसकी बात सुनकर उन दोनों ने हिमाद्री की तरफ देखा और फिर अचानक ही उनकी नजरें अद्वितीय पर पड़ी, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी ठंडी नजरों से हिमाद्री को घूर रहा था। तभी रेशमा जी ने हिमाद्री और अद्वितीय की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ बेटा?
तुम दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हुआ है क्या? उनका सवाल सुनकर हिमाद्री ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर बिना कुछ बोले उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ डाइनिंग एरिया में ले गई। इधर वीरेंद्र जी और अद्वितीय उन दोनों को जाते देखते रह गए, लेकिन अगले ही पल वीरेंद्र जी के फेस पर टेढ़ी स्माइल आ गई, जिसे देखकर अद्वितीय की एक भौं ऊपर की तरफ उठ गई। उसने वीरेंद्र जी को घूरते हुए गुस्से से कहा, डैड, यहाँ मेरी बीवी मुझसे गुस्सा हुआ बैठी है और आप मेरी हेल्प करने की जगह मुस्कुरा रहे हो। ये सुनते ही वीरेंद्र जी ने अद्वितीय की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी वजह से हमने अपनी बेटी को हर्ट किया। हमारी मोहतरमा पूरे एक दिन मुझसे नाराज रही। तुम्हारी वजह से एक रात हमें अपनी बीवी से दूर रहना पड़ा। अब तुम भी वही सब झेलो जो मैंने झेला था। मजा आएगा जब हिमाद्री तुम्हें तुम्हारे रूम से बाहर निकालेगी और तुम पिलो लेकर हॉल में इधर उधर भटकती आत्मा की तरह भटकोगे। बोलकर वो टेढ़ा मुस्कुरा दिए। उनकी बात सुनकर अद्वितीय के फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसने अपनी दोनों भौहें आपस में सिकुड़ते हुए गुस्से से कहा, ये आपकी गलतफहमी है डैड, मेरी प्रिंसेस ऐसा कभी नहीं करेगी। उसे मेरे बिना नींद नहीं आती है और उसे मैं बहुत जल्द मना लूंगा। आप जरा संभल कर रहना, क्योंकि अब मेरे टारगेट पर आप ही। कहीं आपकी मोहतरमा आपको घर से ही बाहर ना निकाल दें। थे सुनते ही चिरेंद्र जी का चेहरा सर्व हो गया। उन्होंने गुस्से से दली पिसकर कहा, खबरदार, जो तुमने हमारी मोहतरमा की तरफा अपनी नजरें उठाकर भी देखा तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे बेटे ही। भूली मत, तुम्हारा बाप हो तुमसे 4 कदम आगे। तभी अद्वितीय ने उनकी बात बीच में काटते हुए मुस्कुरा कर कहा, देखते हैं आप क्या कर सकते हो, और आप भी भूलिए मत, आपकी मोहतरमा मेरी मॉम है एंड मॉम ऑलवेज मेरी साइड रहती है। आफ्टर उनका इकलौता बेटा हूँ। ये कहकर वो सीटी बजाते हुए वीरेंद्र जी के बगल से होते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। वही वीरेंद्र जी बस गुस्से से अद्वितीय को जाते देखते रह गए, लेकिन तभी उनके दिमाग में कुछ आया। वीरेंद्र जी ने परेशानी से अपने सर पर हाथ रखते हुए अद्वितीय को कोसते हुए कहा, इस नालायक के चक्कर में मैं अपनी बेटी के लिए बनाया हुआ हलवा भी भूल गया। ये कहते हुए उन्होंने गुस्से से एक नज़र अद्वितीय को देखा और फिर किचन की तरफ चले गए। कुछ देर बाद वीरेंद्र जी डाइनिंग एरिया में आए। उन्होंने अपने हाथ में हलवे का बाउल पकड़ा हुआ था। वही हिमाद्री जो रेशमा जी के साथ बातें कर रही थी, अचानक ही उसे हलवे की खुशबू आई, जिसे सूंघते ही उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसने तुरंत अपने नाक पर अपना हाथ रखकर हल्के गुस्से से कहा, व्हाट द हेल, ये हलवा किसने बनाया है? कितनी गंदी स्मेल आ रही है इससे। ये कहते हुए अचानक ही उसकी नजरें वीरेंद्र जी पर पड़ी, जिनके कदम उसकी बात सुनकर रुक गए थे। यही सारे सर्वेंट रेशमा जी और अद्वितीय सब हिमाद्री की तरफ देख रहे थे, जिसकी नजरें वीरेंद्र के हाथ में मौजूद हलवे के बाउल पर टिकी हुई थी। हिमाद्री की बात सुनकर वीरेंद्र जी की स्माइल एकदम से गायब हो गई। उनकी पकड़ बाउल पर ढीली पड़ गई और चेहरे पर तकलीफ नजर आने लगी। वही रेशमा जी की स्माइल भी एकदम से गायब हो चुकी थी। उन्होंने वीरेंद्र जी की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उनकी तकलीफ वो अच्छे से समझ सकती थी। प्रिंसेस, ये हलवा डैड ने तुम्हारे लिए बनाया है और तुम जितना बोल रही हो वैसा कुछ नहीं है। हलवे से स्मेल नहीं, फ्रेगनेंस आ रही है। अद्वितीय ने हल्के गुस्से से कहा। वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके मॉम डैड को कोई हर्ट करे। उसके लिए हिमाद्री बहुत मायने रखती थी, लेकिन इससे भी ज्यादा वो अपने मॉम डैड की रिस्पेक्ट करता था, और कोई उसके मॉम डैड को हर्ट करे ये वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वही वीरेंद्र जी को इस वक्त शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने इतनी मेहनत से हलवा बनाया था, लेकिन हिमाद्री को हलवे की खुशबू ही पसंद नहीं आई। हलवा क्या खाक पसंद आता। यही सोचकर उनकी आंखों में उदासी से नमी भर आई। हिमाद्री को हलवा काफी पसंद था, लेकिन आज उसे हलवे की खुशबू से भी वॉमिटिंग होने जैसा फील हो रहा था।
हिमाद्री का वीरेंद्र जी को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। उसे नहीं पता था कि हलवा वीरेंद्र जी ने बनाया है, वरना वो कभी ऐसा कुछ नहीं कहती जिससे वीरेंद्र जी को हर्ट हो। चैप्टर 69। हिमाद्री का बेहोश होना। हिमाद्री को हलवा काफी पसंद था, लेकिन आज उसे हलवे की खुशबू से भी वॉमिटिंग होने जैसा फील हो रहा था। हिमाद्री का वीरेंद्र जी को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। उसे नहीं पता था कि हलवा वीरेंद्र जी ने बनाया है, वरना वो कभी ऐसा कुछ नहीं कहती जिससे वीरेंद्र जी को हर्ट हो। आई एम सॉरी पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे नहीं पता था कि हलवा आपने बनाया है। हिमाद्री ने हिचकिचाते हुए वीरेंद्र जी की तरफ देखकर कहा। उसकी बात सुनकर वीरेंद्र जी ने हलवे के बाउल को सर्वेंट के हाथ में देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें पता नहीं था इसलिए तुमने सच कह दिया, वरना तुम झूठ बोलती। इससे अच्छा तो यही है ना कि तुम्हें नहीं पता था कि हलवा हमने बनाया है। हम अगली बार फिर से ट्राई करेंगे और इस बार बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ये कहकर उन्होंने सर्वेंट की तरफ देखा और आगे बोले, इसे बाहर फेंक देना, ये किसी के खाने लायक नहीं बना है। ये कहते हुए उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उनकी बात सुनकर सर्वेंट हैरानी से वीरेंद्र जी को देखने लगा। तभी अद्वितीय अपनी जगह से खड़ा हुआ और सर्वेंट के पास आते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है हलवे को बाहर फेंकने की। हिमाद्री ना सही में हूं ना, और आज पहली बार मेरे डैड का बनाया हुआ हलवा मुझे मिला है। इसे पूरी पेस्ट नहीं होने दूंगा। ये चाहते हुए उसने हलवे का बाउल ले लिया और वापस डाइनिंग टेबल पर आकर प्लेट में खुद से हलवा सर्व करके खाने लगा। यही सब चुपचाप अद्वितीय को देख रहे थे। हिमाद्री ज्यादा देर हलवे की सुगंध को बर्दाश्त नहीं कर पाई और तेज कदमों से बिना कुछ अपने रूम में चली गई। उसे यहाँ से जाते देखकर चिरेंद्र जी का चेहरा उदास हो गया, वही रेशमा जी का भी यही हाल था। हिमाद्री के यहाँ से जाते ही अद्वितीय की पकड़ अपने हाथ में पकड़ी स्पून पर कस गई। प्रिंसेस, ये तुमने ठीक नहीं किया। मुझसे नाराज थी, ये चलता। मना लेता मैं तुम्हें, बट मेरे डैड की इंसल्ट करके तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये कहते हुए उसकी गुस्से भरी नजरें अपने रूम के बंद डोर को देख रही थी। तभी रेशमा जी ने वीरेंद्र जी की तरफ देखकर कहा, आप खाना खा लीजिए, मैं हिमाद्री का खाना रूम में भिजवा दूंगी, हमें भूख नहीं है। वीरेंद्र जी ने वहां से जाते हुए कहा। तभी रेशमा जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, रात को भूखे पेट नहीं सोते हैं, थोड़ा सा ही खा लीजिए। ये कहते हुए उन्होंने वीरेंद्र जी को चेयर पर बैठा दिया और फिर उनकी प्लेट में खाना सर्व करके उनके पास बैठ गई। कुछ देर बाद सबने बेमन से खाना खा लिया था। सोम डॉड मेरा हो गया है, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। अद्वितीय ने टिश्यू से अपने हाथ साफ करते हुए कहा और फिर बिना उनका जवाब सुने अपने रूम की तरफ चला गया। उसकी आवाज में गुस्सा साफ महसूस किया जा सकता था, जिसे महसूस करके रेशमा जी ने परेशानी से कहा, कहीं गुस्से में अद्वितीय हिमाद्री से कुछ ऐसा वैसा ना कह दे जो शायद उसे नहीं कहना चाहिए। गुस्से में वो आप पर गया है, जब गुस्सा आता है तब थे नहीं सोचता है कि सामने वाला हर्ट होगा या फिर उसे तकलीफ होगी। ये कहते हुए चो परेशानी से अद्वितीय के रूम की तरफ देख रही थी। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आप खामखो टेंशन ले रही है मोहतरमा। अद्वितीय हिमाद्री से प्यार करता है, उसे हर्ट नहीं करेगा। उनकी बात सुनकर रेशमा जी ने धीरे से कहा, होप सो। इधर अद्वितीय के रूम में अद्वितीय ने रूम के अंदर आकर गुस्से से डोर को अंदर से लॉक कर दिया और चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजरें बालकनी में रेलिंग के पास खड़ी हिमाद्री पर पड़ी, जो अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए चुपचाप आसमान की तरफ देख रही थी। खाने की प्लेट अभी भी नाइट स्टैंड पर वैसी की वैसी रखी हुई थी। हिमाद्री ने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। चैप्टर 70।
अद्वितीय गुस्से से हिमाद्री के पास आया और झटके से उसकी बाजू को पकड़ उसे पीछे से रेलिंग से सटाकर सर्व आवाज में कहा, मेरे डैड को हर्ट करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अगर मुहा से नाराज थी तो मुझ पर अपना गुस्सा उतार लेती। मैं डोल लेता तुम्हारा गुस्सा, लेकिन मेरे डैड के बनाए हुए खाने की इंसल्ट करके जो तुमने उनकी बेइज्जती की है वो नहीं झेल सकूंगा। ये कहते हुए उसकी पकड़ हिमाद्री की बाजू पर कसती जा रही थी, जिससे हिमाद्री को अपने हाथ में दर्द हो रहा था। उसने अद्वितीय के हाथ को अपनी बाजू से हटाने की कोशिश करते हुए दर्द से सिसककर कहा, क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। और मैंने कहा ना, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझसे हलवे की खुशबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी, खाना तो बहुत दूर की बात थी। ये कहते हुए उसने गुस्से से अद्वितीय का हाथ झटक दिया और उसके चेहरे को देखने लगी। वही उसका जवाब सुनकर अद्वितीय और ज्यादा गुस्से से भर गया। दूसरे ही पल अद्वितीय ने गुस्से से हिमाद्री के बालों को अपनी मुट्ठियों में भरकर गुस्से से तेज आवाज में कहा, माइंड योर लैंग्वेज प्रिंसेस। प्यार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट लोगी। अगर मैंने तुम्हारे किसी अपने के साथ ऐसा बिहेव किया होता तो आई श्योर तुम्हें भी उतना ही बुरा लगता जितना अभी मुझे लग रहा है। ये कहते हुए वो गुस्से से हिमाद्री की आंखों में देख रहा था। हिमाद्री का चेहरा ऊपर की तरफ उठ गया था और अभी उन दोनों के चेहरे बेहद नजदीक थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। हिमाद्री ने अद्वितीय के हाथ पर अपना हाथ रखकर उससे अपने बाल छुड़वाने की कोशिश करते हुए रुंधे गले से कहा, मिस्टर चौहान आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। छोड़िए मुझे वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनते ही अद्वितीय का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। उसने हिमाद्री के बालों पर अपनी पकड़ ढीली करने की बजाय और ज्यादा कसते हुए कहा, दर्द हो रहा है तो बर्दाश्त करो, क्योंकि मुझे भी इतना ही वर्व हो रहा है तुम्हारे इस बिहेव से। कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे ये तक मुझे पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए हर चीज बर्दाश्त कर रहा है। ये कहते हुए चो गुस्से से हिमाद्री की आंखों में देख रहा था। यही उसके बाल खींचने से हिमाद्री को अपने सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। हिमाद्री ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और सब कुछ घूमता हुआ सा नजर आने लगा। उसकी पकड़ अद्वितीय के हाथ पर ढीली पड़ गई और दूसरे ही पल उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गई। यो बेजान सी अद्वितीय की बाहों में झूल गई। वही अद्वितीय जो गुस्से से कोप रहा था, हिमाद्री को बेहोश देखकर उसका गुस्सा एक पल में हवा हो गया। उसने हिमाद्री को अच्छे से अपनी बाहों में संभाला और उसका गाल थपथपाते हुए परेशानी से कहा, प्रिंसेस ओपन योर आइज, प्लीज यार आंखें खोलो। उसकी बात सुनकर भी हिमाद्री ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अद्वितीय ने तुरंत हिमाद्री को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर रूम में आ गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 71। वीरेंद्र जी का अद्वितीय को थप्पड़ मारना बटा। हिमाद्री इज प्रेग्नेंट। उसकी बात सुनकर भी हिमाद्री ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अद्वितीय ने तुरंत हिमाद्री को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर रूम में आ गया। अद्वितीय ने हिमाद्री को बेड पर लेटा दिया और फिर डॉक्टर को कॉल करके तुरंत घर आने का बोलकर कॉल कट कर दिया। कुछ देर बाद एक फीमेल डॉक्टर चौहान मेंशन के अंदर आई, जिसे देखकर वीरेंद्र जी और रेशमा एकदम से हैरान रह गए। वे दोनों अभी लिविंग हॉल में बैठे थे और डॉक्टर को इतनी रात को मेंशन के अंदर आता देखकर उनका हैरान रहना कोई बड़ी बात नहीं था। एक डॉक्टर पल्लवी आप यहाँ? वीरेंद्र जी ने डॉक्टर की तरफ देखकर हैरानी से पूछा। उनकी आवाज सुनकर डॉक्टर ने वीरेंद्र जी और रेशमा की तरफ देखा। जी उसी की तरफ देख रहे थे। तभी रेशमा जी सोफे से खड़ी होते हुए परेशानी से बोली, आपको किसने बुलाया है? उनका सवाल सुनकर डॉक्टर ने उनके पास आते हुए कहा, अद्वितीय ने मुझे कॉल करके अर्जेंट आने को कहा था। डॉक्टर पल्लवी चौहान फैमिली की डॉक्टर थी।
चौहान मेंशन में जब भी किसी को कुछ होता था तो उनका ट्रीटमेंट यही करती थी। पल्लवी का जवाब सुनकर रेशमा और वीरेंद्र जी एकदम से परेशान हो गए। उन दोनों ने एक नज़र एक दूसरे के चेहरे को देखा और फिर जल्दी से पल्लवी के साथ अद्वितीय के रूम की तरफ जाते हुए कहा, थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक था, फिर इतनी ही देर में क्या हो गया? ये कहते हुए रेशमा जी ने अद्वितीय के रूम के डोर को नोक किया। कुछ पल बाद डोर ओपन हुआ और अद्वितीय की नजरें सीधा वीरेंद्र और रेशमा जी के साथ उनके पीछे खड़ी डॉक्टर पर पड़ी। डॉक्टर जल्दी आइए, मेरी प्रिंसेस अचानक से बेहोश हो गई है और उसने अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है, अद्वितीय ने परेशानी से डॉक्टर से कहा। उसकी बात सुनकर उन तीनों की नजरें बेड पर बेहोश लेटी हिमाद्री पर पड़ी, जिसे देखकर वीरेंद्र और रेशमा जी के चेहरे एकदम से सफेद पड़ गए। वीरेंद्र जी जल्दी से अद्वितीय के साइड से निकलकर रूम के अंदर आते हुए बोले, क्या हुआ हमारी बच्ची को? ये बेहोश कैसे हो गई है? ये कहते हुए वीरेंद्र जी के साथ रेशमा भी हिमाद्री के पास आकर खड़ी हो गई, लेकिन तभी वीरेंद्र जी की नजरें हिमाद्री की बाजुओं पर पड़ी, जिस पर अद्वितीय की उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वीरेंद्र जी ने गौर से हिमाद्री के चेहरे को देखा, जिस पर कुछ आंसुओं के निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर उनका चेहरा एकदम से काला पड़ गया। अब तक रेशमा जी की नजरें भी हिमाद्री के बाजुओं पर पड़े अद्वितीय की उंगलियों के निशान पर पड़ चुकी थी, जिसे देखकर उनके चेहरे पर भी गुस्से की लकीरें उभर आई। प्लीज आप सब कुछ देर के लिए बाहर चले जाइए, मुझे अकेले में इन्हें ऑब्जर्व करना है, डॉक्टर ने सबकी तरफ देखकर कहा। उनकी आवाज सुनकर वीरेंद्र जी ने कस के अपने हाथों की मुठियां बंद करके एक गहरी सांस ली। इस वक्त उन्हें अद्वितीय पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। तभी अद्वितीय ने डॉक्टर की तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, शी ट्रीटमेंट मेरे सामने कर सकती है, इज माय वाइफ, आप इसका। उसने इतना ही कहा था, तभी वीरेंद्र जी ने उसका हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगे। लेकिन अद्वितीय ने अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था। तुम मेरे साथ बाहर आओ, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, डॉक्टर को उनका काम करने दो, वीरेंद्र जी ने अद्वितीय को अपने साथ बाहर ले जाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर अद्वितीय ने एक नज़र बेड पर लेटी हिमाद्री को देखा और फिर वीरेंद्र की के साथ बाहर चला गया। रेशमा जी भी बाहर चली गई। उन सबके बाहर जाते ही डॉक्टर ने अंदर से रूम को बंद कर दिया और फिर हिमाद्री को चेक करने लगी। CH 72 इधर बाहर। वीरेंद्र जी ने गुस्से से अद्वितीय का हाथ छोड़ा और दूसरे ही पल एक खींच के थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। एक जोर की चटाक की आवाज के साथ अद्वितीय का चेहरा एक तरफ झुक गया। रेशमा जी के कदम अपनी जगह ही ठहर गए और वो हैरानी से वीरेंद्र की को देखने लगी, जो गुस्से से कांपते हुए अद्वितीय को देख रहे थे। आज पहली बार था जब वीरेंद्र जी ने अद्वितीय पर हाथ उठाया था। तभी वीरेंद्र जी ने अद्वितीय का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से कहा, क्या किया तुमने हिमाद्री के साथ? वो बेहोश कैसे हो गई? थोड़ी देर पहले वो बिल्कुल ठीक थी। उसकी बाजुओं पर तुम्हारी उंगलियों के निशान और चेहरे पर आंसुओं के दाग बता रहे हैं कि तुमने हमारी बेटी को हर्ट किया है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उसके साथ ऐसा करने की? ये कहते हुए उनकी आवाज काफी तेज थी, जिसे सुनकर नीचे काम कर रहे सारे सर्वेंट खड़े होकर उन्हें देखने लगे। अद्वितीय अपना सर झुकाए वीरेंद्र जी के हाथ को देख रहा था, जो उसके कॉलर को पकड़े हुए थे। उसकी आंखें ब्लडशॉट रेड हो रखी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनसे अभी खून निकलने वाला हो। लेफ्ट साइड का गाल हल्का लाल हो रखा था। अद्वितीय ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस भरी और दूसरे ही पल वीरेंद्र जी का हाथ अपनी कॉलर से हटाते हुए कहा, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। उसने आपकी बेइज्जती की थी, इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा बिहेव किया। ये कहते हुए उसने वीरेंद्र जी का हाथ अपने कॉलर से हटा दिया।
उसकी बात सुनकर वीरेंद्र जी और ज्यादा गुस्से से बौखला गए। इस वक्त उनका मन अद्वितीय को 4-5 थप्पड़ लगाने का कर रहा था, लेकिन तभी रेशमा जी उनके पास आई और अद्वितीय की तरफ देखकर गुस्से से कहा, अद्वितीय, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। हिमाद्री को कुछ देर पहले चोमिटिंग हुई थी और इसलिए शायद उसे हलवे की खुशबू अच्छी नहीं लगी। अगर उसे हलवे की खुशबू अच्छी नहीं लगी तो इसमें उसकी क्या गलती? हम अपनी पसंद नापसंद जबरदस्ती किसी पर नहीं थोप सकते हैं, समझे तुम? तुम्हें पीनट से एलर्जी है तो क्या तुम उन्हें खाते हो? नहीं ना। तो हिमाद्री के साथ भी यही हुआ। आज उसका हलवा खाने का मन नहीं था, तो इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात हो गई जो तुम इतना रिएक्ट कर रहे हो? प्यार करते हो ना तुम हिमाद्री से? क्या प्यार ऐसा होता है जो अपने पार्टनर को समझ ही नहीं सकता है? उसकी तबीयत ऑलरेडी खराब थी और उसका ख्याल रखने की बजाय तुम उस पर गुस्सा कर रहे हो। ये कहते हुए वो गुस्से से अद्वितीय को देख रही थी। उनकी बात सुनकर अद्वितीय के फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसे कुछ देर पहले हिमाद्री के साथ किया बिहेव याद आने लगा। उसकी आंसुओं से भरी आंखें, सब कुछ याद आने लगा, जिसे याद करके उसे रिग्रेट होने लगा। उसके चेहरे पर गिल्टी भरे एक्सप्रेशन आ गए। तभी रूम का डोर ओपन हुआ, जिसकी आवाज सुनकर उन तीनों ने उस तरफ देखा जहां पल्लवी खड़ी उन सबको देख रही थी। क्या हुआ पल्लवी? हिमाद्री ठीक है ना? उसे होश आ गया क्या? रेशमा और वीरेंद्र जी ने अद्वितीय को इग्नोर करके डॉक्टर के पास आते हुए साथ में पूछा। उनके सवाल सुनकर पल्लवी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी, वो ठीक है। ऐसी कंडीशन में कभी कभी ऐसा हो जाता है। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी ने सवालिया नजरों उनकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसी कंडीशन? आप क्या बोल रही है? जो भी है साफ साफ कहिए। ये बात उन्होंने हल्के गुस्से से कहा। पल्लवी ने एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, शी इज प्रेग्नेंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 73, अद्वितीय का गिल्ट और खुशी के आंसू। डॉक्टर पल्लवी की बात सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। वीरेंद्र जी और रेशमा जी की आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। पल्लवी की बात सुनकर अद्वितीय भी एकदम से शॉक्ड रह गया था, लेकिन दूसरे ही पल उसने अपने चेहरे पर दोनों हथेलियां रखी और वो मुस्कुराने लगा। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो बाप बनने वाला है। लेकिन तभी अद्वितीय की आंखों के सामने उसका कुछ देर पहले हिमाद्री के साथ किया रूड बिहेव याद आने लगा, जिसे याद करके उसकी आंखें गिल्ट से भर गई। उसने डॉक्टर से नजरें मिलाने की बजाय फर्श की ओर देखा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था और हिमाद्री के साथ किए गए अपने बिहेव के बारे में सोचते हुए उसे पछतावा भी हो रहा था, लेकिन उसने चेहरे पर कुछ भी शो नहीं होने दिया। उसका चेहरा अभी भी एक्सप्रेशन लेस था, जिससे उसके दिमाग में क्या चल रहा है इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। क्या? वीरेंद्र जी ने हैरानी से डॉक्टर से पूछा, क्या सच में हिमाद्री प्रेग्नेंट है? इसे कहते हुए उनकी आंखें खुशी से नम हो गई। पल्लवी ने हल्के से सिर हिलाया, यस सर, शी इज टू धीवस प्रेग्नेंट। बाकी सब कुछ हॉस्पिटल जाने के बाद कंफर्म ही जाएगा। कल इन्हें हॉस्पिटल ले आना, कुछ टेस्ट फॉरनी है। उनकी बात सुनकर चिरेंद्र जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। इन्हें कुछ देर बाद होश आ जाएगा। अब मैं चलती है, इनका ख्याल रखना। पल्लवी ने सबकी तरफ देख सौपट आवाज में कहा और फिर हिमाद्री का ख्याल रखने का कहकर थी वहां से चली गई। रेशमा जी की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन उनका ध्यान हिमाद्री की तरफ था, जो अब भी बेहोश थी। उन्होंने धीरे से कहा, पता नहीं हिमाद्री को क्या हो गया था, लेकिन इस गुड न्यूज के साथ ही सब कुछ बदल जाएगा। पल्लवी के जाने के बाद वीरेंद्र जी और रेशमा जी ने अद्वितीय की ओर देखा, जो अब भी चुप था और सिर झुकाए खड़ा था। रेशमा जी ने अद्वितीय की टॉट मारते हुए कहा, तुम सही कह रहे थे अद्वितीय, तुम कहते थे कि तुम हिमाद्री को समझते हो, लेकिन अभी उसकी कंडीशन समझने की बजाय तुमने उसे हर्ट कर दिया।
हिमाद्री के अंदर तुम्हारा बच्चा पल रहा है और ये सब कुछ उसके साथ इसी वजह से हो रहा है, लेकिन अफसोस तुम हिमाद्री के बदलते बिहेव को नहीं समझ सके। ये कहते हुए वो गुस्से से अद्वितीय को देख रही थी। उनकी बात सुनकर अद्वितीय ने गहरी सांस ली और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ भी कह नहीं पाया। उसे पता था कि उसे अपनी गलती एक्सेप्ट करनी होगी, वो गलत था और ये बात अद्वितीय अच्छे से समझ रहा था। तभी उसके कानों में वीरेंद्र जी की आवाज पड़ी, तुमने अपनी फीलिंग्स की समझने की कोशिश की, लेकिन हिमाद्री की तो तुमने और भी ज्यादा हर्ट कर दिया है। तुम बाप बनने वाले हो, लेकिन तुम अपने बिहेव की वजह से इस खुशी को हिमाद्री के साथ अभी नहीं शेयर कर सकोगे। जितना हमने हिमाद्री को जाना है, अब भी तुम्हें अपने पास भी नहीं आने देगी। नालायक ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। इतना बोलकर वो एक पल के लिए चुप हो गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अद्वितीय को अपनी गहरी नजरों से देखते हुए कहा, तुमसे जो हुआ वह गलत था अगम। हिमाद्री हमारे लिए सिर्फ एक बेटी नहीं है, वो हमारी जान है। और तुमसे जो भी हुआ उसे ठीक करना अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कहते हुए उन्हें अद्वितीय पर गुस्सा भी आ रहा था और उसका चेहरा देखकर हंसी भी आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी हंसी को कंट्रोल करके अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन बनाए हुए थे। चैप्टर 74। अद्वितीय की नजरें हिमाद्री के कमरे की ओर उठीं। वो अभी अपनी प्रिंसेस के पास जाना चाहता था, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि उसके मॉम डैड उसे इतनी आसानी से हिमाद्री के पास नहीं जाने देंगे। रेशमा जी और वीरेंद्र जी ने कुछ पल अद्वितीय को देखा और फिर हिमाद्री के रूम में चले गए। कुछ देर बाद हिमाद्री की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। उसका सिर भारी हो रखा था। उसने अपना एक हाथ अपने सर पर रखा और वो बेड पर लेटी हुई धुंधली आंखों से चारों तरफ देख रही थी। तभी उसकी नजरें अपने पास रखे रेशमा जी और वीरेंद्र जी पर पड़ी। उन्हें खुद के रूम में देखकर हिमाद्री एक पल के लिए चौंक गई। वो धीरे से उठकर बैठने की होती है, तभी रेशमा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे वापस बेड पर लेटाते हुए कहा, बेटा तुम लेटी रहो, अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। उनकी बात सुनकर हिमाद्री ने धीरे से आंखें खोली और पास खड़ी रेशमा जी को देखा। उनकी आंखों में टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। हिमाद्री ने धीरे से कहा, क्या हुआ था? आप सब यहाँ? उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। उसका सवाल सुनकर रेशमा जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुम बेहोश हो गई थी, अब सब ठीक है, तुम बस आराम करो। लेकिन हिमाद्री के दिल में एक सवाल था जो उसे चुप नहीं रहने दे रहा था। उसने अद्वितीय का नाम लिया, अगम। वो कहाँ है? ये कहते हुए वो अपनी नजरें इधर उधर कर रही थी। वो अद्वितीय से नाराज थी, लेकिन उसके बारे में पूछे बिना नहीं रह सकी। रेशमा जी ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद धीमी सी आवाज में कहा, बेटा वो बाहर है। उनका जवाब सुनकर हिमाद्री ने सिर झुका लिया और उसका दिल अब भी किसी जख्म की तरह दहक रहा था। उसे लगा था कि अद्वितीय को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन वो तो रूम के अंदर भी नहीं आया था। यही सोचकर हिमाद्री का खूबसूरत चेहरा गुस्से से कांपने लग गया। तभी वीरेंद्र जी ने हिमाद्री के सर पर हाथ फेरते हुए प्यार भरी आवाज में कहा, बेटा तुम रेस्ट करो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। उनकी आवाज सुनकर हिमाद्री ने वीरेंद्र जी को देखा। उसकी आंखों में गिल्ट साफ नजर आ रहा था। सॉरी पापा, मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे हलवे की खुशबू। उसने इतना ही कहा था, तभी रेशमा जी ने सुस्कुराकर कहा, बेटा ऐसी हालत में ऐसा होता रहता है। कभी कभी हमारा कुछ खाने का मन करता है तो कभी कुछ नहीं खाने का मन करता है। उनकी बात सुनकर हिमाद्री ने तुरंत उनकी तरफ देखा। उसने हैरानी से पूछा, ऐसी कंडीशन? क्या हुआ है मुझे? क्या मैं बीमार हूँ? ये कहते हुए वो मासूमियत से उन्हें देख रही थी। उसके सवाल सुनकर रेशमा जी और वीरेंद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। रेशमा जी ने प्यार से हिमाद्री के माथे को चूमते हुए मुस्कुराकर कहा,
नहीं बेटा, तुम बीमार नहीं हो, बल्कि गुड न्यूज़ है। यू आर प्रेग्नेंट और अब अगले 9 मंथ्स तुम्हारे साथ बहुत से चेंजेज होंगे और उसके बाद तुम्हारे और अद्वितीय का अंश इस दुनिया में आ जाएगा जो तुम दोनों के रिश्ते की डोर को और मजबूत कर देगा। ये कहकर वो हिमाद्री से थोड़ा सा दूर हुई और उसके चेहरे को देखने लगी, जो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए उन्हें ही देख रही थी। दूसरे ही पल हिमाद्री का हाथ अपने आप अपने पेट पर चला गया। क्या कहा आपने? मैं प्रेग्नेंट हूँ। हिमाद्री ने होंठों पर मुस्कान और आंखों में नमी लिए खुशी से कहा। उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। उसका सवाल सुनकर रेशमा जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उनके हाँ कहते ही हिमाद्री की आंखें अपने आप बंद हो गई और एक कतरा आंसू का बह गालों पर लुढ़क आई। वो कितनी खुश थी ये तो वही जानती थी। अपने प्रेग्नेंट होने की बात उसके लिए थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, बट वो बहुत खुश थी। वीरेंद्र जी और रेशमा ने कुछ पल हिमाद्री को देखा और फिर आंखों से एक दूसरे को इशारा करके दोनों बाहर चले गए। बाहर आते ही उनकी नजरें अद्वितीय पर पड़ी, जो वहीं एक पिलर से अपनी पीठ टिकाए आंखें बंद किए खड़ा था। उसने हल्का सा अपना चेहरा ऊपर उठाया हुआ था और शायद वो कुछ सोच रहा था। रेशमा जी और चिरेंद्र के बाहर आने का एहसास होते ही अद्वितीय ने अपनी आंखें खोलकर नजरें घुमा उन्हें देखा। उसकी नजरें उन दोनों की नजरी से जा मिली। अद्वितीय की नजरें मिलते ही रेशमा और वीरेंद्र जी ने उससे अपनी नजरें फेर ली और बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ चले गए। इस वक्त उन दोनों का ऐसा करना सही था, वरना अद्वितीय ने जो किया वो बाद में भी हिमाद्री के साथ कर सकता था। उन दोनों को खुद से नजरें फेरकर जाते देख अद्वितीय के दिल ने एक टीस सी उठी, बट उसके चेहरे पर कुछ भी शो नहीं हो रहा था। उसने फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद पर गुस्सा करते हुए कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ प्रिंसेस के साथ? वो जब से घर आई थी मैंने सिर्फ उस पर गुस्सा ही किया था। अब पता नहीं प्रिंसेस मुझे कब माफ करेगी, लेकिन अभी अंदर जाना ही ठीक रहेगा, वरना वो और ज्यादा मुझसे नाराज हो जाएगी और मेरा बेबी भी। ये कहते हुए उसने अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन तभी अद्वितीय के कदम रूम के दरवाजे पर ही रुक गए। वो चुपचाप बेड पर बैठी हिमाद्री को देख रहा था, जिसकी आंखें बंद थी और गालों पर अभी भी आंसुओं की बूंदें ठहरी हुई थी। ये खुशी के आंसू थे जो हिमाद्री की आंखों से बह रहे थे। अभी हिमाद्री के दिमाग में उसके पिछले जन्म की यादें चल रही थी कि कैसे उसने सारा के झांसे में आकर अपना सब कुछ खो दिया था और इस बार उसके पास सब कुछ था। सगे माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करने वाले उसके मम्मा पापा और बेनतहा इश्क करने वाला पति, और अब तो उसकी जिंदगी में उसका हंस, उसका बच्चा भी आने वाला था। यही सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वही हिमाद्री के आंसू देखकर अद्वितीय के दिल में एक टीस सी उठी। उसके आंसू उसके दिल में किसी खंजर की तरह चुभ रहे थे। अद्वितीय को लग रहा था कि उसके आंसुओं की वजह वो है। हिमाद्री उसके बिहेव की वजह से रो रही है। किसी की नजरों की तपिश महसूस करके हिमाद्री ने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें अद्वितीय की खूबसूरत नीली आंखों से जा मिली। एक पल के लिए उन दोनों की नजरें आपस में टकराई, लेकिन दूसरे ही पल हिमाद्री ने गुस्से से अद्वितीय से अपनी नजरें फेर ली। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 75। हिमाद्री का एटीट्यूड बटा अद्वितीय का रूम से बाहर निकालना। किसी की नजरों की तपिश महसूस करके हिमाद्री ने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें अद्वितीय की खूबसूरत नीली आंखों से जा मिली। एक पल के लिए उन दोनों की नजरें आपस में टकराई, लेकिन दूसरे ही पल हिमाद्री ने गुस्से से अद्वितीय से अपनी नजरें फेर ली। हिमाद्री के नजरें फेरते ही अद्वितीय ने एक गहरी सांस लेकर खुद से कहा, लगता है प्रिंसेस को मानने में बहुत मेहनत लगेगी। खुद से ये कहते हुए उसने अपने कदम हिमाद्री की तरफ बढ़ा दिए। प्रिंसेस, अद्वितीय ने बेड के पास पहुंचकर अपना सर झुका हिमाद्री को देखते हुए कहा, धीमी सी आवाज में कहा। हिमाद्री ने बिना उसकी तरफ देखे बोरियत से कहा।
अद्वितीय ने हिमाद्री के पास बेड पर बैठते हुए उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इससे पहले वो हिमाद्री के हाथ को छू पाता उससे पहले ही हिमाद्री ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए बिना अद्वितीय को देखे गुस्से से कहा, डोंट टच मी। अद्वितीय का हाथ वहीं रुक गया और वो बिना किसी एक्सप्रेशन के हिमाद्री को देखते हुए बोला, आई एम सॉरी प्रिंसेस, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर ये सारे चेंजेज मेरे प्रोडक्ट की वजह से आ रहे थे। तुम जो चाहो मुझे पनिशमेंट दे सकती ही, बट मुझसे नजरें मत फेरो। कांट टॉलरेट दिस। तुम मुझे बस एक मीका तो वे ही सकती हो अपनी बात कहने का। सभी हिमाद्री ने दूसरी तरफ सूंघ किए हुए गुस्से से कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी है मिस्टर चौहान। ये कहते हुए उसकी आवाज बेहद डैडी थी, जिसे सुनकर अद्वितीय को समझा आ गया था कि उसकी प्रिंसेस का गुस्सा अभी 7वें आसमान पर है। थे तुम क्या बोल रही हो प्रिंसेस? मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता हूँ। ये कहते हुए जो हल्का सा हिमाद्री की तरफ खिसक कर बैठ गया, लेकिन तभी हिमाद्री ने तेज आवाज में कहा, आपको एक बार कहा हुआ समझ नहीं आता है क्या मिस्टर चौहान? आपने मुझे बार बार वर्ष दिया है और अब बस मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। ये कहते हुए हिमाद्री का गला रूब गया था। उसने अपने आंसू कंट्रोल करके अपने जज्बातों को दबाकर बड़ी मुश्किल से कहा। उसकी बात सुनकर अद्वितीय ने एक गहरी सांस लेकर उसे देचकते हुए कहा, प्रिंसेस यार एक बार मेरी बात तो सुनो। आई लव यू। गलती हो गई, अब क्या जान लोगी मेरी? तुम जो बोलोगी मैं करने को तैयार हो। तुम चाहो तो मुझे थप्पड़ भी मार सकती हो, लेकिन ऐसे नजरें मत फेरो। ये कहते हुए उसने जैसे ही हिमाद्री का हाथ पकड़ना चाहा, तभी हिमाद्री ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अद्वितीय का हाथ हवा में ही रुक गया और वो लाचारी से हिमाद्री को देखने लगा। उसने एक गहरी सांस भरी और फिर हिमाद्री की चीन पर अपनी एक फिंगर रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। उसकी गहरी नजरें हिमाद्री की नजरों से जा मिली। अद्वितीय और हिमाद्री दोनों एक दूसरे की आंखों में गहराई से देख रहे थे। तभी हिमाद्री ने अद्वितीय से अपनी नजरें फेरते हुए कहा, आपको लगता है कि आप मुझे समझ पाओगे? आप हमेशा मेरी हंसी की वजह होते हो और फिर पही मुझे पर्व भी दे देते हो। से सुनते ही अपम का चेहरा सीरियस हो गया। उसने वापस हिमाद्री का चेहरा अपनी तरफ करके उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए अपनी सैनेटिक शेशस में कहा, अगर तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए मुझे तुम्हारी हंसी बनानी पड़े तो मैं हर रोज तुम्हारी हंसी का वजह बनूंगा। से कहकर उसने प्यार से हिमाद्री के माथे को चूम लिया। हिमाद्री की आंखें अपने आप बंद हो गई और एक बूंद आंसू की बह गालों घर लुढ़क आई। तभी अद्वितीय हल्का सा नीचे झुका और प्यार से हिमाद्री के पेट पर किस करके हल्का सा सुस्कुरा कर कहा, माय बेबी। हिमाद्री ने तुरंत अपनी आंखें खोलकर अद्वितीय को देखा, जो अपनी नजरें उठाए उसे ही देख रहा था। हिमाद्री की आंखों में पानी भरा हुआ था। अद्वितीय सीधा बैठा और फिर हिमाद्री के आंसू साफ करते हुए सॉफ्ट आवाज में कहा, तुमसे मेरी मोहब्बत की कीमत कुछ नहीं, मगर तुमसे दूर रहकर मैं जी नहीं सकता। तुम्हारी नाराजगी में भी एक एहसास है कि तुम्हारी हर एक बात के बिना मैं जी नहीं सकता। हिमाद्री ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर कहा, तो फिर साबित करो मिस्टर चौहान। ये सुनते ही अद्वितीय उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। तभी हिमाद्री ने एकदम से अद्वितीय को खुद से दूर धक्का दे दिया और बेड कसे बड़ी होकर अपने हाथ में पिलो और ब्लैकेट उठाकर अद्वितीय को उठने का इशारा करते हुए अपनी तीखी नजर के साथ कहा, अब बस बहुत हुआ निकली सहा से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरा दाइस सबवी करो। से कहते हुए उसने अद्वितीय का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए और के पास ले आई। हिमाद्री ने अपम की ओर एक तीखी नजर डाली और फिर अपने रूम का डोर ओपन करते हुए कहा, अब बाहर निकली अगन, और इस सारी बिना कोई सवाल किए। अयम को मानो जैसे करंट सा लगा। वो कुछ बोलने ही वाला था कि हिमाद्री ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, आपसे बात करने का अब कोई मतलब नहीं है। आपसे सिर्फ एक ही सवाल है, क्या आप मेरे दर्द को समझ पाओगे? फिर हिमाद्री ने खुद को संभालते हुए
गहरी सांस ली और कहा, आप मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो, अगम। अब इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो और बाहर निकलो। ये कहकर उसने अगन के हाथ में पिलो और ब्लैंकेट रख दिए और ऑलमोस्ट उसे बाहर की तरफ धक्का देकर शतके से उसके मुंह पर डोर बंद कर दिया। वही अद्वितीय हैरानी से खड़ा बंद डोर को देख रहा था। कहाँ वो रोमांटिक होकर अपनी प्रिंसेस को मारने की कोशिश कर रहा था और यह उसकी प्रिंसेस ने उसकी अच्छे से वहां लगा उसी के रूम से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। अभी अद्वितीय सदमे में खड़ा ही था तभी सामने वाले रूम का डोर ओपन हुआ, जिसकी आवाज सुनकर अद्वितीय ने उस तरफ देखा जहां बीरेंद्र जी अपने हाथ में पिलो और ब्लैंकेट पकड़े सामने खड़ी रेशमा जी को देख रहे थे। तभी रेशमा जी ने गुस्से से डोर बंद कर दिया। इस वक्त दोनों बाप बेटे हाथों में पिलो और ब्लैंकेट पकड़े खड़े थे। एशिया के मशहूर बिजनेसमैन जिनके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, आज वो दोनों अपने रूम के बाहर खड़े थे। लेकिन तभी अचानक बीरेंद्र जी की नजरें अद्वितीय पर पड़ी।